तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं क्लास 10th गणित। जिन जिन विद्यार्थियों को 2024 बोर्ड पेपर में गणित का पेपर देना है, तो उस विद्यार्थी को आज की इस वीडियो से 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो बोर्ड ने जारी किया था 2023-24 का मॉडल पेपर, वही मॉडल पेपर को आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि इसी मॉडल पेपर में से सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में भी छापे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन का ऐसे कराऊंगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं जो आपका समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, कितने घंटे का? तो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट पर। ठीक है, और जो पूर्णांक होता है 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलता है, जो कि टोटल एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का लिखित होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो 100 नंबर आपका हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश में कुछ लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो मिलता है, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट मिला है। इसमें जो ये 15 मिनट मिला है, ये 15 मिनट की बात की जा रही है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको बोर्ड पेपर जब मिलेगा तो उस पेपर को क्या करना है, 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, वही बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो 15 मिनट मिल रहा है उस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। उस प्रश्न पत्र को पढ़ने से आपको फायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश में, निर्देश को पढ़ना सबसे जरूरी है। निर्देश को पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि हमको कौन से एग्जाम में गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर उस गलती को कर देते हैं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको निर्देश को पढ़ लेना जरूरी है एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश में क्या लिखा गया है। निर्देश में जो आपका पहला लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी आपको सभी के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है खंड वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में लिखा गया है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ और खंड ब है। ठीक है, खंड अ और खंड ब, जिसमें से खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, खंड अ में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इस बहुविकल्पीय प्रश्न को OMR शीट पर देना है। ठीक है, आपको OMR शीट बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक उसी OMR शीट पर आपको इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को फिलअप करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो 4 नंबर निर्देश में लिखा गया है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। जब एक बार OMR पर अपना जब उस विकल्प गोले को काला कर दिए तो उस अब गोले को क्या करना है, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है कि दूसरा जो खंड होता है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होता है। ठीक है, आपको कॉपी पर उसको लिखना होता है। आप 20 नंबर आपको OMR शीट पर फिलअप करना है बहुविकल्पी प्रश्नों का। 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ के स्पष्ट लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, इसमें कितने आपको प्रश्न हल करना है इसके बात की जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है 8 नंबर में कि प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो भी प्रश्न है उसके सामने नंबर को प्रदर्शित कर दिया गया है कि उस प्रश्न से आपको कितने नंबर मिलेंगे यदि आप उसे सही करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए। ठीक है, और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट नहीं करना है। किस पर? जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं खंड अ को। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है खंड अ, और खंड अ में आपको सभी को पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20, और 20 बहुविकल्पी प्रश्न को OMR शीट पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर जो आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है, यानी कोई 2 संख्या है और उन दोनों संख्याओं को जब आप LCM निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और जो उसका HCF यानी मौसा निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और एक संख्या उसका 12 है, तो मतलब एक संख्या 12 है, हमको पता है कि एक संख्या 12 है, तो कौन सी ऐसी दूसरी संख्या है जिसको हम LCM निकाल दे तो 60 आ जाए और HCF निकाल दे तो 3 आ जाए। ठीक है, तो इसको सिंपल फंडा से हल करना है। कैसे? एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या,
ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू में होता है लसा गुणे मौसा होता है। क्या होता है? लसा गुणे मौसा होता है। इसी फार्मूला पर आपको हल करना है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इस पर हरदम प्रश्न आता है, बहुविकल्पी में भी और वर्णनात्मक प्रश्न में भी आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणे इक्वल टू में लसा गुणे मौसा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम हल कर देते हैं। पहली संख्या हमारा 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 और दूसरी संख्या मालूम नहीं है तो यहाँ पर दूसरी संख्या x कर लीजिए या दूसरी संख्या ही लिख दीजिए, कोई बात में अंतर नहीं है। इक्वल टू में लसा गुणे मौसा यानी 60 गुणे 3 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 12 से ये 60 कितने बार में कट जाएगा? तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये पंक्ति है 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपका विकल्प है सेकेंड नंबर 15 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या जब 15 रहेगी और पहली संख्या 12, यानी 12 और 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा और जब एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये जो आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं अगला प्रश्न, आपका 2 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर है 2 नंबर है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, और एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब आप गुणनफल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा कि परिमेय संख्या प्राप्त होगा कि परिमेय या अपरिमेय कोई या एक प्राप्त होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 5 ही ले लेते हैं, और अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, ठीक है, रूट में मान लीजिए यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल जो हमको प्राप्त हुआ क्या हो गया? 5 अंडर रूट 3, ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो हमको क्या प्राप्त हो गई? तो एक अपरिमेय संख्या हो गया। यानी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमने गुणा किया तो हमको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका 3rd नंबर प्रश्न है, यानी 3 नंबर प्रश्न है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 है। इसके दोनों को हल करेंगे तो केवल एक अद्वितीय हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, कि कोई हल नहीं होगा, कि 2 हल होंगे। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात एक बता दूं, यहाँ पर जो ये a1 है, ठीक है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है, तो एक a1 बटा a2, सबसे पहले इन सभी को फार्मूला जान लीजिए, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए a1 बटा a2 अगर इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 रहे तो अब आपका जो वो प्रश्न हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ध्यान दीजिए, जब ये हमारा नहीं रहे, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि जब ये नहीं रहे, ठीक है, और ये इस प्रकार है, यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा। अब यहाँ पर मैं फिर से एक और फार्मूला बता दूँ कि a1 बटा a2 नॉट a1 बटा a2 इक्वल टू में b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब इस रूप के आ जाए तो क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कि इसमें से कौन सा प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये a1 है। ठीक है, a1 का गुणांक क्या है? तो 1 है, 1, और ये a2 है, a2 का गुणांक क्या है? ये a2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। a1 का गुणांक नहीं होता है, x का गुणांक है, x का गुणांक 1, और यहाँ का a2 का में x का गुणांक 4 है, तो 1 बटा 4 इक्वल टू में अब यहाँ पर b1 बटा b1 ये ले लीजिए और b2 ले लीजिए, यानी 2 और बटा में 8 ले लेंगे, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 4 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर ये -5 हो जाएगा, ये -20 होगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5, ये का बाटा में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 1 बटा 4 1 बटा 4 1 बटा 4 सभी के सभी इक्वल है। क्या है? इस इक्वल है। जब हमने बताया कि तीनों इक्वल हो जाए, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, जब आपको इस रूप से दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ये जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर पर। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या
वह सबसे बड़ी संख्या 70 और 125, सॉरी देखिए कह रहा है कि 70 और 125 को विभाजित करने पर 70 में भी भाग दीजिए और 125 में भी। जब आप जब आप 70 में भाग देंगे उस संख्या से तो आपको 5 होगा। ठीक उसी संख्या से जब आप 125 में भाग दे देंगे तो आपको जो शेषफल प्राप्त होगा वो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या से प्राप्त करेंगे, तो आपको ऑप्शन वाइज इसको हल करना होता है। क्या होता है, ऑप्शन वाइज हल करना होता है। तो जब इस ऑप्शन से इसी संख्या से पहले भाग दे देंगे, जब 70 में 13 से भाग देंगे तो 13 5 65, 65 गया, 5 बार में 65 हो गया और ये 70 में 65 जाएगा तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये तो एक रूल फॉलो कर गया। अब इस पर फॉलो करते हैं। ठीक है, जब 125 में हमने 13 से भाग देंगे तो 13 चलो तो 13 कितना हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, यानी 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 और 117 3 कितना होता है, 20 होता है और 5 ये यानी ये 8 है। तो 125 में 117 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जब 125 में 13 से भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा और 70 में 13 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो हमें ये दोनों रूल को क्या कर गया, फॉलो कर गया। तो हमको अब कुछ भी चेक नहीं करना है, आगे सिर्फ इसी पर टिक लगा देना है। ठीक है, अब ये कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा वो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये तो बड़ी ही है, इससे शो करेंगे तो 5 ही, इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 आपका हो जाएगा। बट ये जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब 125 में इसे भाग देंगे 65 से तो नहीं प्राप्त होगा 8 शेषफल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसी वही हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। कह रहे कि 3 के प्रथम गुणजों का योग, गुणज माने उनके एक क्रम से चलते जाए। ठीक है, उनका गुणज 1 से गुणा कीजिए, फिर 2 से गुणा कीजिए। ठीक है, मतलब 3 गुणे 1 कर लीजिए, 3 गुणे 2, इसी प्रकार कितने तक, तो 5 तक, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5। ठीक है, तो जब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 3 में 4 से 12 और 3 में 5 से 15। ठीक है, और कह रहा है कि योगफल, योगफल माने इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 15 आपका एक है, ये 12 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को, 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया, और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 3 3 15 मिल गया, 15 3 45, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। इस विकल्प में देख सकते हैं सबसे पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। अब बात हम करते हैं आपका जो अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, देख सकते हैं। कह रहे कि एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0 है, तो इसके बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए जो ये समीकरण है ये विविक्तीकरण यानी डी होता है। ठीक है, 0 से कम है। तो सबसे पहले हम इसमें विविक्तीकरण की बात की गए तो सबसे पहले हम डी को निकालते हैं। डी यानी हमारा विविक्तीकरण होता है, और डी इजकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इजकल टू 0। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, डी के स्थान पर इतना हम रखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। ठीक है, और बी इसमें क्या है, ये -4 जो देख रही है ये भी है, तो -4 का वर्ग करेंगे 16, माइनस है तो -4ac, यानी ए हमारा 2 है और सी हमारा 3 है। जब 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, और इजकल टू में 0। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे, ये जोड़ देंगे तो कितना, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस वाला में से घटेगा, इसमें से घटेगा ना, ये बड़ा है तो इसी में से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, इजकल टू में 0। ये 0 बड़ा है किन से, -8 से बड़ा है, यानी 0 जो है -8 से बड़ा है। अब यही याद आप रख लीजिए, मैंने बताया कि जो 0 क्या है, -8 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऋणात्मक में आ गया है। यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविक्तीकरण 0 से कम है। ठीक है, जो यही हमारा डी का मान हो गया, क्या हो गया, डी का मान -8 हो गया। इसी पर बात कर रहे हैं कि जो विविक्तीकरण है 0 से कम है, तो ये जो हमारा रूल हो गया ये फॉलो, पहला विकल्प तो फॉलो कर रहा है। और फिर दूसरा विकल्प को एक बार चेक कर लेते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ध्यान दो, जब भी हमारा विविक्तीकरण माइनस में आ जाए तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, तो ये भी हमारा जो विकल्प है ये भी फॉलो कर गया।
तो यहाँ पर अब 3 नंबर को चेक कर लेते हैं। समीकरण के विविधीकरण शून्य है, शून्य तो नहीं है, शून्य से कम है। और समीकरण के मूल वास्तविक है। मूल कैसे वास्तविक हो जाएगा, जब 0 के बराबर होता है तब हमारा मूल वास्तविक हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं विकल्प से, आइए चुनाव करते हैं। तो हमारा ए और बी सही था, तो ए और बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए और बी। अब बात करते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर कह रहा है कि ए ओ बी सी क्या है, एक आयत है। सबसे पहले हमने एक आयत बना लेते हैं, ए ओ बी सी। ठीक है, उसको नामकरण कर दीजिएगा, किसी तरह कर सकते हैं, जिसके 3 शीर्ष ए ओ बी, इसका इसका इसका। ठीक है, तीनों का शीर्ष हो गया, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ध्यान दो, विकर्ण यही होता है। ठीक है, हमको ए और बी पता है, ये भी विकर्ण होता है, तो हमको तो सी पता नहीं है, तो इसका विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, जितना इसका विकर्ण होगा उतना ये भी विकर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस विकर्ण को बात करते हैं। ठीक है, एक बार पुनः चित्र हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान दो। ठीक है, आयत बनाना है, आयत हमको बनाना है। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। ए और ये क्या है, मान बी मान लीजिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि ए भी पता है और बी भी पता है, ए भी पता है और बी भी पता है, दोनों का निर्देशांक पता है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आप सभी को पता होगा। यदि पता नहीं है तो ये जो आपका प्रश्न है आपको समझ में नहीं आएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, यही न हमको निकालना था ये। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर में होता है x2 माइनस x1 का वर्ग, और यहाँ पर प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। ये आपको फार्मूला याद करके, इसी फार्मूला को आप ज्ञात करेंगे तो इसका विकर्ण यानी इसकी लंबाई पता चलेगा, लंबाई ही इसका विकर्ण है। ठीक है, तो जब इसका हल करेंगे तो देख लीजिएगा कौन आएगा, हमको तो देखने से लगता है यही आएगा। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा। मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया हूँ, हल करने आपको ईजिली है। ठीक है, जब कंसेप्ट बता दिया तो इसको हल आप कर लेंगे। हल नहीं करने आता है तो आप तो समझ में, आप समझ लीजिए कि ट्रिक समझना पड़ेगा पास होने के लिए केवल। अब यहाँ पर है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस में 5/4 इजकल टू 0 है, जिसका एक मूल 1/2 है। ठीक है, एक मूल क्या है, 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, ये मूल कह रहा है ना, तो मूल का मतलब यहाँ पर हुआ कि एक्स का वो क्या है, एक्स का मान है। जहां जहां एक्स है वहां पर 1/2 रखो। ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/4, डायरेक्ट मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर के कर लीजिए, एक्स का मान 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस में 5/4 इजकल टू 0। यहाँ से आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको इस पक्ष में ला दीजिएगा। ठीक है, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यानी देखिए k/2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस पक्ष में ला दिया तो 5/4 हो गया। इसको इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस में 1/4। जब इसका जो हर है समान है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में 4 गया, 5 में गया 4, अब आटा में भी 4, अंश और हर बराबर है तो कट कर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो k/2 इजकल टू 1 हो गया। तो ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो k इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। k इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने कंसेप्ट बता दिया हूँ। जब इसको हम कॉपी पर हल कराऊंगा कि कैसे मैथ की कॉपी लिखी जाती है तो एकदम डिटेल से हल करा दूंगा कि आपको ऐसा कुछ किसी भी चैनल पर हल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, एक एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे उस सवाल को हल करने से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को लाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, आते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को केवल इस चैनल पर कराया जाता है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन घंटी को हिट करते रहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अगला प्रश्न है 9 नंबर है कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके दो कोण बराबर हो जाए, और दो उनके कोण बराबर हो जाए और उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात रूप में बटी हो,
तब हमारा जो त्रिभुज होता है एक समरूप त्रिभुज होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों, जब ये दो ए और बी मिल जाए, जब ए और बी मिल जाए तो इस प्रकार तो आपको कोई विकल्प ट्रिक लगाना ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर उसका ही सॉल्यूशन दिया गया है कि उपयुक्त दोनों, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब हम बात करते हैं जो आपका 10 नंबर है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण का मतलब हुआ कि एक कोण हमको क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी एक बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक बना लेते हैं। इसको सी रखिए, 90 डिग्री कह रहा है, सी रखिए, इसको ए रखिए, इसको बी रखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ए से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी से सी की दूरी हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि तो बिंदु सी से जाने वाली यही बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस कर्ण को ज्ञात कर लीजिए, कर्ण को ज्ञात कर लीजिए। ध्यान दो दोस्तों, कर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू, कर्ण का प्रयोग कब, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। जब आपका समकोण त्रिभुज, जब त्रिभुज समकोण हो तभी ये आपका फार्मूला लगता है, ठीक है, तभी रूल फॉलो करता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर, यानी लंब इसमें 3 था कि 4 था, आप तो चित्र मिटा दिए। चलिए लंब कोई एक होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जैसे चित्र बनाएंगे उसके अनुसार हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कर्ण का वर्ग जो हमारा है 25, और कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25, यानी कर्ण इक्वल टू हो जाएगा +-5, और ये +-5 यानी 5 जो आपका कर्ण हो गया। लेकिन हमसे कर्ण नहीं पूछ रहा है, उसके माध्यिका पूछ रहा है, सी से जाने वाली माध्यिका, यानी 5/2 कर दीजिए, 5/2 कर दीजिए, यानी 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2.5 सेंटीमीटर में है सभी, तो सेंटीमीटर में ही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 11वां नंबर है। कह रहे कि साइन थीटा माइनस में कास थीटा इक्वल टू में 1 है, तो साइन पावर 4 प्लस में कास पावर 4 ज्ञात कीजिए। देखिए इस तो स्क्रीन पर हम इसको हल करा नहीं सकते हैं क्योंकि ये हल करने वाला सवाल है, ठीक है, इसको हल नहीं करा सकते हैं। इसको मैंने जब कॉपी पर हल कराऊंगा इन सभी को A to Z को, कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखी जाती है गणित की, तब इसको एकदम अच्छी तरह से बता दूंगा, ठीक है। तो इस पर तो ये हल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ता रहा। अब यहाँ पर देख सकते कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a कब सत्य हो सकता है, मतलब ए जो है आपका कोण है, और कोण कितना हम रख दे, इन्हीं चारों विकल्पों में से कितना हम रख दे कि ये sin 2a जितना हो उतना ही 2 sin a ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये LHS और ये RHS बराबर कब होगा, जब कोण a का मान रखेंगे। तो ध्यान दो, जब हम 0 अंश रखेंगे यहाँ पर तो sin 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है, और sin 0 यहाँ पर रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 अंश का मान 0, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी 0 हो जाएगा। यानी देख सकते हैं 0 = 0 प्राप्त हो गया। कब, जब हम a का मान 0 अंश रख देंगे तब। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो आपका प्रश्न है, क्या का नंबर 13 नंबर। अब 13 नंबर प्रश्न है कि 4 tan थीटा = 3, 4 sin थीटा माइनस cot थीटा अपान में 4 sin थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इसको तो हम स्क्रीन पर अपने मोबाइल के हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हल करने के लिए थोड़ा जगह की आवश्यकता है, तो इस स्क्रीन पर हल नहीं करेंगे। ध्यान दो, जब मैं इस मॉडल पेपर को समझाऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर उसको सॉल्यूशन करना है, जस्ट कुछ ही दिनों में आने वाली है, 1 से 2 दिन में इसकी वीडियो फुल सॉल्यूशन के साथ आ जाएगी कि कैसे आपको मैथ की कॉपी को लिखा जाता है, ठीक है, उस पर एकदम अच्छी तरह से डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। अब अगले बात करते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर में कि sec a + tan a = में 1 - sin a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर sec थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है, यानी cos a है तो थीटा का आधान पर a है तो ये रखिएगा, और प्लस में tan को sin और cos के पदों में तोड़ दीजिए। तो sin को cos, tan को sin और cos के पद में ये फार्मूला क्या होता है, sin आप a/में cos a हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये 1 -
साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका देख सकते हैं कि एलसीएम दो क्या है, सॉरी एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा? कास ए हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हर है दोनों सेम ही है, तो कास हो जाएगा। तो ये 1 प्लस साइन ए जुड़ जाएगा, अंश वाला क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हो गया, और ये क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कास को अलग कीजिए। अब अंश वाला को देखिए, अंश वाला को एक बार नजर मिलाइए कि एक क्वेश्चन में 1 प्लस में आ गया है, 1 प्लस साइन ए, और वही जो आपका चीज है सिर्फ इसी कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, यानी प्लस और माइनस का अंतर है। तो आप सभी को पता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी जब होता है, तो अब आपका कौन सा फार्मूला होता है, किस फार्मूले का वो सूत्र होता है? तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फार्मूला का वो सूत्र होता है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का सूत्र होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान दो कि ए स्क्वायर के स्थान पर क्या हमको था, मिला था? 1 मिला था, यानी कि ए के स्थान पर 1 था और बी के स्थान पर क्या था? तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन था, यानी साइन था। बी के आधार पर क्या था? साइन था। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग एक ही होता है, माइनस में साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और बट्टा में हमको पता है कि क्या था? कास ए था। कास ए था, हर में था कि नहीं? का थी कास ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किस फार्मूला इसका होता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर थीटा होता है। थीटा के आधार पर ए है। ठीक है, और बट्टा में कास ए है। अब देख सकते हैं कि ऊपर स्क्वायर में है और बट्टा में 1 है, तो 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल, यानी हमको बचा सिर्फ तो सिर्फ कास ए हो गया। ठीक है, तो विकल्प में अगर कोई इसके ये है तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, कास ए। यहाँ पर देख सकते हैं 4th नंबर कास ए है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर पर। देख सकते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हमको 60 अंश दे दिया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है तो उसको सूत्र को याद कर लीजिए। एक सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपान 360 अंश इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, और हमको थीटा भी मालूम है और त्रिज्या आर जो है त्रिज्या है, और त्रिज्या भी मालूम है। तो चलिए उसी पर आकर इसको हल करते हैं। तो ध्यान दो कि तो 60 अंश और बटा में 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, और हमको था पाई, पाई रख लीजिए। पाई देख सकते हैं कि सभी विकल्प में पाई है, तो पाई का मान मत रखिए क्योंकि पाई सभी में है और आर भी सभी में है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें तो विकल्प ही नहीं मिल रहा है जी। आर स्क्वायर आर भी है तो आर का मान भी नहीं रख सकते हैं। जब इसी को तो सिर्फ कटा दीजिए, 1 बटा कितने बार में कटेगा? 1 से 1 खत्म, यानी 1 बटा 6। तो हम लिख सकते हैं कितना कि 1 बटा 6 पाई आर स्क्वायर, 1 बटा 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बट इस विकल्प में कोई भी नहीं मैच कर रहा है। मैच करेगा, ध्यान दो, मैच करेगा, यही मैच करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैच कर गया, ये हमारा है। ये क्या कहा है? तो सिर्फ हल भी नहीं किया है, क्या कर दिया है? केवल सूत्रवा को रख दिया है। क्या कर दिया है? केवल सूत्र को रख दिया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360, यानी उसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। यानी ये थीटा दिया है और 360 दिया है, यानी थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर ही है। ठीक है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमको सूत्रवा ही रख दिया है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा और कोई दूसरा नहीं होगा। थीटा का भी मान नहीं रखा है और ना त्रिज्या का ही मान रखा है, तो आपको भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूत्रवे पर मार दीजिए ट्रिक। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका है 16 नंबर, कह रहा है कि एक सुराही का संयोजन होता है। सुराही को किस प्रकार बनाया जाता है? तो ध्यान दो, सुराही को सबसे पहले एक मटका इस तरह गोल बनाते हैं और उसका जो ये होता है मुंह, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार बनता है। ठीक है, सुराही आपका किस प्रकार बनता है? इस प्रकार। तो ध्यान दो, ये आपका एक बेलन भी बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक बेलन, और ये आपका एक वृत्त भी हो गया। क्या हो गया? वृत्त, यानी गोला कहेंगे, वृत्त इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, वृत्त नहीं कहेंगे, गोला कहेंगे। तो इसका संयोजन जो हो, यानी इसका निर्माण किससे हो गया? इसका निर्माण जो होगा एक गोला और एक बेलन से हो गया। ठीक है, एक गोला और एक बेलन से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक गोला और एक बेलन हो जाएगा।
तो आपका 17 नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं, कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या का माध्य क्या होगा। सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 से 10 तक की विषम संख्या, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान दो, माध्य इक्वल टू होता है कि सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल अपान में सभी आंकड़ों की संख्या। तो हमने ये आंकड़ा है जो ये आपका 1 3 5 7 9 है, ये आंकड़ा है, तो आंकड़ों को हमने योगफल कर दिया और आंकड़ों की संख्या बट्टा में होता है। तो आंकड़ा कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई यानी भागा कर दो। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 9 को इजीली ऐसा जोड़िए कि आपको जोड़ने में भी आसानी हो और एकदम कुछ ही समय में इसको एकदम अच्छी तरह से जोड़ ले और गलत भी ना हो, ठीक है। तो ट्रिक से जोड़ा जाता है। उर्दू फुर्दू लेगा, छोटे छोटे बच्चों की तरह मत जोड़िए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 10 20 और ये 5 है यानी 25 हो गया, ठीक है। और बट्टा में हमको कितना था, 5 ही था, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में करेगा, यानी जो इसका माध्य प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा बच्चों, तो 5 प्राप्त हो जाएगा, यानी 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो 18 नंबर प्रश्न है कि आंकड़ों इतना की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको माध्यिका का सूत्र पता होना चाहिए। तो माध्यिका एक डिपेंड करता है दो पर, कि ये जो आंकड़ा दिया गया है सम है कि विषम है, माने आंकड़ों की संख्या जो आ रही है सम में आ रही है विषम में आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 सम में आ गया, तो सम का सूत्र होता है, माध्यिका का सम का जो सूत्र होता है कि n/2 पद, n/2 पद प्लस में n/2 + 1वां पद, यही हमारा सम का होता है। और विषम का क्या होता है, तो विषम का ये होता है n + 1/2वां पद, ये हमारा विषम का होता है, ठीक है। तो ध्यान दो, आपको कैसे हल करना है, ध्यान दो। देख सकते हैं कि 6 है ना, तो इधर से 2 हटा दीजिए और इधर से 2 हटा दीजिए। आपको फार्मूला से हल करना है बोर्ड एग्जाम, अगर जल्द से इसका आंसर लाना चाहते हैं तो इधर से 2 हटा दीजिए और इधर से 2 हटा दीजिए। बच्चा ये 2 मिडिल में, ठीक है, बीच में 2 बचा, तो 16 और 17 को जोड़ दीजिए। 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 हासिल 3 हो गया, ठीक है। ये आपका 33 हो गया। और बट्टा में कितना है, ये 2 बच्चा है ना, 2 से भाग दीजिए, यानी 33/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि कुछ प्रेषणों का माध्य 27 तथा बाहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समझना है कि बहुलक इक्वल टू एक सूत्र होता है। बहुलक इक्वल टू सूत्र क्या होता है कि 3 माध्यिका होता है। क्या होता है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, 3 माध्यिका। और क्या होता है, यहाँ पर होता है माइनस में 2 क्या होता है, बहुलक होता है, सॉरी 2 यहाँ पर माध्य है ना, 2 माध्य होता है। क्या होता है, 2 माध्य। अब ध्यान दो, बहुलक हमारा 45 दे दिया है, इक्वल टू में 3 माध्य को x मान लीजिए, माइनस में 2 माध्य, माध्य 27 है, 27 में 2 से गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। अब ये माइनस में है और इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। 45 इक्वल टू 3x - 54 है। अब ध्यान दो, यहाँ पर 45 था कि नहीं, और 54 को इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं। और इक्वल टू में 3x था कि नहीं, यही तो था। अब यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 9 और इसको जोड़ेंगे तो 9, इक्वल टू में 3x हो गया। अब x का मान ज्ञात करना है, इसको काट दीजिए, 33 हो गया। तो हमारा x का मान जो प्राप्त होगा, कितना मान प्राप्त हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो 20 नंबर है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम आने की प्रायिकता कह दिया है और 3 से छोटी कह रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि खंड ब जो है ये वर्णनात्मक प्रश्न, और इस हम वर्णनात्मक प्रश्नों को अच्छी तरह से बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाती है उस पर सॉल्यूशन के साथ बात करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को हिट कर दीजिए।